पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मक्के के भुट्टों से दाने निकालने की तकनीक और उसके उपयोग पर जानकारी। कृषि कार्यों में प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रों पर जानकारी। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मक्के की कटाई कर ली है, उनके सामने भुट्टे में दाना निकालने की समस्या रहती है। इसलिए आज हम आपको भुट्टे से दाना निकालने हेतु मेज सीलर यंत्र पर जानकारी लेकर आए हैं। तो ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है तथा इससे निकले हुए दानों का आप किस प्रकार से उपयोग करेंगे, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ की डॉक्टर विनीता सिंह। बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि मक्का अब इस समय ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने उसको सूखी मक्का जो मैच्योर हो गई है, जो परिपक्व मक्का है, उसको अपने घरों में रखा होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको मक्का के दाने के सेवन से पहले उसके महत्व को समझना चाहिए कि वे आपके शरीर के लिए किस तरह उपयोगी है। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी हमारे जो अनाज वाली फसलें हैं, चाहे गेहूँ है, चावल है या बाजरा है, रागी है, जो मक्का है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि तो वृद्धि, छोटे छोटे बच्चों को अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनको जो है प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण की समस्या आने लगती है। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, खून बनने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो जो है मक्का में भरपूर प्रोटीन होता है। जितनी भी अनाज वाली जो फसलें हैं उसमें मक्का में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो मक्का को हमको जो है प्रोटीन के लिए भी खाना चाहिए। दूसरी बात है, कोई भी अनाज ऐसा नहीं है जिसमें विटामिन ए हो मक्का के अलावा। जो पीली मक्का होती है उसमें विटामिन ए, जो इसको हम कैरोटीन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में है। और उससे जो है अगर हम खाते हैं तो हमारे बच्चों को और हमको शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। और आप सब जानते हैं कि विटामिन ए है वो हमारे देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी शुरुआत से ही बच्चे में होती है तो उसको रतौंधी हो सकती है और धीरे धीरे पूर्ण रूप से बच्चा अंधा भी हो सकता है। तो उसमें विटामिन ए मक्का में बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है भुट्टे से दाना निकालने और उसके सेवन की विधि के बारे में। तो आप भुट्टे से दाना निकालकर किस तरह से करेंगे उसका सेवन, आइए इस बारे में जानते हैं। जैसे अब मक्का इस समय परिपक्व हो चुकी है, उसको अच्छी तरह धूप में सुखा लें और अगर आप उसको खोल के हवा में भी रख देंगे तो सूख जाएगी। फिर उसके दाने निकालने के लिए CIAE भोपाल में एक मक्का शेलर के नाम से एक यंत्र बनाया गया है। वो गिलास की तरह होता है। उसमें जो है 1 घंटे में कोई महिला जो है 30 किलो तक दाने निकाल सकती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अभी तक हमारे गांव में महिलाएं बहनें हाथ से, चम्मच से या किसी चाकू वगैरह से दाने निकालती हैं, जो कि बहुत ही समय लेता है और थका देने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो मेज शेलर जो CIAE भोपाल द्वारा बनाया गया है, ये बहुत ही सस्ता भी है। और फिर जब दाने निकाल लीजिए तो कभी भी जो है आटा एक बार में 10-15 किलो नहीं पिसवाना चाहिए। आप थोड़ा पिसवाइए, उसको ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये जो बाजरा, मक्का वगैरह के जो आटे होते हैं, गेहूं का आप थोड़ा ज़्यादा पिसवा लीजिए तो रैंसिड नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। लेकिन मक्का और बाजरा वगैरह के जो आटे हैं वो बाद में कड़वे होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो परिवार की मतलब आवश्यकता के अनुसार उसको पिसवाएं।
उसको जो है आप केवल मक्के के आटे से भी रोटी बना सकते हैं, उसकी पूड़ी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, इससे अगर जिनको जो लोग नहीं बना पाते हैं उनके लिए है कि उसमें कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां डाल दें, जिससे कि विटामिन ए और बढ़ जाए उसमें, और कुछ गेहूं का आटा मिला लें, तो जो मक्का में नहीं है वो गेहूं के आटे से उसको मिल जाए, या आप उसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं, और आलू मिला करके बना सकते हैं। उबले हुए आलू अगर आप मक्का के आटे मिला लेते हैं तो उससे आसानी से आप पराठा, कचौड़ी, पूड़ी वगैरह स्वादानुसार बना सकते हैं। लेकिन जो है मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मक्के का ही सेवन करें, क्योंकि जहाँ जिन कंट्रीज़ में, जिन देशों में मक्का ही केवल खाया जाता है, जहाँ पर गेहूँ चावल अन्य फसलों को नहीं खाते हैं, तो वहाँ पर लोगों में जो है पेलाग्रा नाम की बीमारी जो है होती है, क्योंकि मक्का में एक नियासिन, एक विटामिन है जो कि नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेलाग्रा हो जाता है। उसमें 3 हो जाती हैं, डर्मेटाइटिस जो है त्वचीय रोग, और डिमेंशिया यानी भूलने की शक्ति, और मतलब जो स्मरण शक्ति है वो आपकी कम हो जाती है, और तीसरा जो है डायरिया यानी कि दस्त। तो मक्का, केवल मक्का का इस्तेमाल ना करें, उसके साथ साथ अन्य भोजन का भी, मतलब अन्य अनाजों का भी इस्तेमाल करें, अन्य दालों का भी इस्तेमाल करें। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ साथ श्रम की बचत होती है, और दूसरी तरफ इनके प्रयोग से कृषि लागत में भी कमी आती है। तो कौन कौन से वो यंत्र हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कितनी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं फार्म मैनेजर SC शर्मा। इस समय रबी फसलों की तैयारी के लिए जो है जुताई के लिए ये डिस्क प्लाऊ जो है मेरे फील्ड में खड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये 2 तवी और 3 तवी का आता है। इसमें जो है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। डिस्क प्लाऊ जैसे ही घूम करके दूसरी साइड से आता है तो डिस्क प्लाऊ जो है ना अपनी एक साइड में चला जाता है, ताकि इससे क्या है कि नालियाँ नहीं पड़ती हैं फील्ड में और प्लोइंग बराबर होती है। साइड में एक टायर नीचे चलता है इसका ट्रैक्टर का, और एक टायर ऊपर की तरफ चलता है, तो नीचे जो टायर चलता है उसकी तरफ ये डिस्क प्लाऊ ऑटोमेटिक से घूम जाता है। इससे क्या है कि एक तो गहरी जुताई होती है, इससे क्या है कि जो जीवाणुओं के अंडे वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे जो चारा वगैरह होता है वो इस खेती में दबाने से वो अंदर सड़ जाता है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी जो है बढ़ती है और फसल उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। 2 तवी का डिस्क प्लाऊ होता है, वो 35 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर चला सकता है। 35 हॉर्स पावर से कम का जो ट्रैक्टर होता है वो इसको खींचने में सक्षम नहीं है। और 3 तवी का जो डिस्क प्लाऊ होता है वो 45 से 50 हॉर्स पावर का, उसके लिए ट्रैक्टर आवश्यक। का जो कार्य क्षमता के बारे में यदि बात करें तो 2 तवी का डिस्क प्लाऊ जो है 1 हेक्टेयर में कम से कम 5 घंटे लगाता है, 5 से 6 घंटे लगते हैं उसमें। और 3 तवी के डिस्क प्लाऊ से 4 घंटे में जुताई होती है। और इसमें जो है ना डीजल की खपत 2 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से आती है। 4 घंटे लगते तो 4 घंटे में करीब 8-10 लीटर डीजल ये जो है ना डिस्क प्लाऊ 3 तवी का खाता है। और 2 तवी का डिस्क प्लाऊ जो है आपके 12 से 14 लीटर डीजल उसमें कंज्यूम होता है 1 हेक्टेयर में। मोल्ड बोल्ड हल, इसमें 2-3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतया हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं।
बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर एंड बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीज एवं उर्वरकों को बुवाई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुवाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो ड्रिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज और उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में आकाश लगभग साफ रहने एवं संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई धान की देर से रोपी एवं पकी फसल की कटाई एवं मड़ाई क्रियाएं इस सप्ताह शीघ्र समाप्त कर लें। संभावित कम गति की हवा बहने के कारण विनोयर की सहायता से अनाज की भलीभांति सफाई करें तथा दिन के समय कम तीव्रता की धूप खिलने के मद्देनजर धूप में धीरे धीरे सूखने दें तथा रात में संभावित भारी ओस से बचाने हेतु अनाज के ढेर को बोरी, टाट या पल्ली से ढक दें। भलीभांति सूखने के बाद अतिरिक्त अनाज को बाजार में भिजवाएं तथा घर में प्रयोग करने वाले अनाज को उचित विधि द्वारा भंडारित करें। इस हेतु पहले भंडार गृह को कीट रहित करने हेतु 2.5 WP डेल्टा मेथ्रिन कीटनाशी की 120 ग्राम मात्रा का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से छिड़काव करें। यदि बोरों में भंडारण कर रहे हों तब इसी दवा का छिड़काव बोरों पर भी भरने से पूर्व कर दें। भंडारण करने हेतु बोरों में अनाज भरकर पक्के फर्श पर सूखे पुआल की हल्की परत बिछाकर अनाज को भरे बोरों में रखें। ध्यान रखें कि बोरों को दीवार से सटाकर कदापि न रखा जाए, अन्यथा नमी से धान खराब होने की संभावना अधिक रहती है। अगले वर्ष बीज में प्रयोग करने के इच्छुक किसान भाई धान के बीज को इतना सुखाएं कि दानों में 12% से अधिक नमी न रहे। देर से रोपी धान की कटाई के बाद किसान भाई जीरो टिलेज पद्धति द्वारा गेहूं की बुआई हेतु धान की कटाई 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर से कराएं तथा बिखरे पुआल को खेत में ही फैला रहने दें। दिन एवं रात्रि के तापमानों में और गिरावट होने की संभावना के मद्देनजर सरसों की बुआई के इच्छुक किसान भाई खेत में सरसों की
बुआई इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर लें। बीज के अच्छे जमाव हेतु खेत में उचित मृदा नमी अवश्य सुनिश्चित कर लें। यदि खेत में मृदा नमी की कमी हो तब पलेवा करने के बाद ही खेत की तैयारी कर बुआई करें। उन्नतशील किस्मों के प्रमाणित बीज का ही चयन करें, लेकिन यदि घर का बीज बो रहे हों तब फसल को बीमारियों से बचाने हेतु बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित कर लें। बीज की मात्रा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई कतारों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बुआई के समय 40 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से दें। लाही यानी तोरिया की पहले बोई फसल 25 से 30 दिनों की होने पर सिंचाई अवश्य करें। चना और मटर की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः इनकी खेती करने के इच्छुक कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे चने की मुख्य प्रजातियों जैसे अवरोधी, पंत जी 114, पंत जी 186, पंत चना 3, पंत चना 4, पूसा 256, सद्भावना, सूर्या, उदय आदि में से तथा मटर की अच्छी उपज देने वाली उन्नत किस्मों जैसे पंत पी 5, रचना, टाइप 163 आदि में से किसी किस्म का चयन कर तैयार खेतों में उचित मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह से बुआई प्रारंभ कर दें। बीज की दर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर दें, लेकिन किसी कारणवश यदि मृदा की जांच न करवा पाए हों तब 30 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से आखिरी जुताई पर मिट्टी में अवश्य मिलाएं। प्रमाणित बीज ही बोएं, लेकिन यदि घर का बीज बो रहे हों तब बुआई से पूर्व बीज को 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें और 200 ग्राम राइजोबियम का 1 पैकेट प्रति एकड़ बीज की दर से उचित विधि द्वारा मिला दें। ध्यान दें कि बीज उपचार के तुरंत बाद बुआई करें। शरतकालीन गन्ना, आलू, बरसीम, रिजका और सब्जी की फसलों जैसे लहसुन, सब्जी मटर, पालक, मेथी, धनिया आदि की उन्नत किस्मों की बुआई इस सप्ताह भी जारी रखें। आलू की उन्नत किस्मों की 10 सेंटीमीटर की गहराई पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बुआई करें। चूँकि खरीफ मौसम की फसलों की कटाई लगभग समाप्त हो गई है, अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई खाली हुए खेतों की गहरी जुताई करें, जिससे कि खरपतवार एवं हानिकारक कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं। सिंचाई के जल का सही रिसाव, मृदा में वायु एवं तापमान का सही संचालन हो सके। उचित मृदा नमी की दशा में धान की फसल के पुआल, फूट आदि को गलाने के लिए किसान भाई 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पीपरीपुरा जिला इटावा के कृषक सतीश कुमार ने। यह हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सतीश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें बारिश का मौसम लगभग समाप्ति की ओर है। इस समय हमारे बागों के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में खरपतवार इत्यादि, अतः हमें इनकी बराबर निकाई व गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान भाई निकाई गुड़ाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हल्दी का पौधा है उसकी जो तने यानी जड़ के पास जो हमारा स्थान है उसकी निकाई और गुड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखेंगे ताकि वो कहीं क्षतिग्रस्त न होने पाए, क्योंकि अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो उस पर हानिकारक कीटनाशक कीट और व्याधियों का अटैक होने का खतरा हो जाता है और उससे जो है पौधे की जो हमारी फसल की पैदावार है वो जो है कम हो जाती है। जिन किसान भाइयों ने उर्वरक के डोज जो है अगर समय से नहीं दे पाए हैं तो वो इस समय निकाई गुड़ाई करके उस पर खाद की मात्रा जो बची हुई दूसरी डोज होती है उसको
जैसे नाइट्रोजन इनको जो है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देने की बात जो हमने आपसे शुरू में कही थी, उसके आधार पर हमने आपसे कहा था कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम बुआई के समय डाल दिए थे, लेकिन नाइट्रोजन के मात्रा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जो कि हमने उसके 30 दिन बाद और 60 दिन के बाद इसको खेती की निकाई गुड़ाई करने के पहले हमने दोनों नाइट्रोजन की मात्राओं को डाल दिया था। बची हुई अंतिम मात्रा जो 50 किलोग्राम है, उसको हम इस समय निकाई और गुड़ाई इत्यादि करके उसको डाल के और मेड़बंदी कर देंगे और इससे जो है हमारी जो है हल्दी की जो गांठ इसके अंदर बननी चाहिए वो अच्छी तरह बनेगी, उसमें अच्छी तरह वायु का संचार होगा, कीट व्याधि इत्यादि रोग लगने का खतरा कम हो जाएगा और हमारी फसल की भरपूर और अच्छी पैदावार होगी। जहां तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो अक्टूबर के बाद यदि बारिश नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही जल निकास का उचित प्रबंधन भी करना चाहिए, अन्यथा हल्दी की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, अतः ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आमतौर पर हल्दी में कीटों की ज्यादा समस्या नहीं देखी गई है, लेकिन रोगों की समस्या फसल में कभी कभी आ जाती है। आप खेत में घूमकर देखें, यदि पत्तियों पर किसी प्रकार का धब्बा दिखाई दे तो मैंकोजेब दवा की 1 किलोग्राम मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ हल्दी की फसल में छिड़काव करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां दिखाते हैं। लहसुन की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई तकनीक। शून्य जुताई यंत्र की उपयोगिता एवं विशेषताएं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।